साथियों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक ये वीडियो और एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ये दो वीडियो आपने देख लिए ना पूरे, तो कसम से कह रहा हूँ कल आप एग्जाम दे रहे होंगे और आपके बाजू वाला आपसे हेल्प मांग रहा होगा। कसम से कह रहा हूँ दोस्तों, आपको हेल्प देखने का टाइम नहीं मिलेगा और आपका एग्जाम पेपर इतने अच्छे से जाने वाला है। मैं नहीं कहता, कल एग्जाम देने के बाद आप आके मेरे को कहना बस ये दो वीडियो देख लो, एक ये और एक आने वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाक से जाओ दोनों। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन PS04 जिनका पेपर 13 अगस्त को होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आपके अध्यायों के सारांश, जो सारांश आपको कोई भी YouTube चैनल वाला नहीं बताएगा। मैं आपको ऐसा सारांश बता दूंगा कि आपके भारतीय राजनीतिक विज्ञान एक परिचय, इसमें से कोई भी सवाल आएगा उसे आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आप मेरे को 10 मिनट दे दो। अध्याय 1 की बात करते हैं। एक अध्याय के अंदर आपका है भारतीय संविधान। पहले अध्याय का नाम क्या है? भारतीय संविधान। इस अध्याय के अंदर क्या है? भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च निदान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में छोटा सा सारांश, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च निदान है। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डिस्कस से जानते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है? राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच की शक्तियों का विभाजन है, वो आदि सभी हमारे भारत के संविधान के अंदर वर्णन किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों भारतीय संविधान की? भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो इसके शासन ढांचे, अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। विशेषताएं सबसे पहली कौन सी है? ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, जो अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। ये है दोस्तों आपके अध्याय 1 के अंदर 1 का सारांश, जो संविधान के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार हम जानने वाले हैं आपके अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 का नाम है आपके भारतीय सांसद, यानी इसके अंदर हम जानेंगे भारतीय सांसद के बारे में। एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको ये PDF मिल जाएगा। इस PDF का पासवर्ड क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनात्मक विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में भी अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की अनुमति होती है। किसके पास? राष्ट्रपति की। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ भारतीय सांसद क्या है। दोस्तों इस चित्र से हम समझेंगे संघ का शासन, हमारे देश के संघ का शासन। दोस्तों सबसे पहले संघ का शासन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के नीचे एक तरफ निकलती है कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, और दूसरी तरफ निकलता है विधानमंडल, जो कि सांसद होता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के अंदर आ जाता है राज्यसभा, जिसके अंदर 250 सीटें हैं, और उसी के अंदर विधानमंडल के अंदर आ जाता है लोकसभा, जिसके पास 552 सीटें हैं। टोटल है 545 सीटें दोस्तों, 52 ये इसके बाद अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद जो राज्यसभा में से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं और 238 होते हैं वो राज्यों के संघ के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के अंदर 530 होते हैं जो अनधिकृत राज्यों के होते हैं, और बाकी जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन 545 से 45 जो होते हैं सदस्य वो सभी राज्यों के ही होते हैं। ये है दोस्तों भारत का सांसद। यानी मुख्य रूप से आपको इतना ही जानना है कि एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, और मुख्य कौन है? राष्ट्रपति। यही है भारत का सदन। अब जानते हैं दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा में अंतर क्या है। क्या राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है और इनकी शक्तियों में क्या क्या अंतर है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित हो जाते हैं। मतलब 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन 2 साल के अंदर कुछ लोग होते हैं जो त्याग पत्र देते थे और नए जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित हो जाते हैं। लोकसभा में क्या है? लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा इससे पहले भी
इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नई लोकसभा का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना आवश्यक है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा अंतर, वो है राज्यसभा की सदस्य संख्या। इसमें सभी 250 राज्यों के समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। मतलब जो राज्यसभा की संख्या है वो 250 है और इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। इसमें सदस्यों को राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में 12 विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों में से नामित करता है। और लोकसभा में अधिक से अधिक 545 सीटें हैं, जिनमें राज्यों में 530 हैं जिसमें सदस्य हो सकते हैं और 20 संघ शासित क्षेत्रों में है और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य या राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। तीसरा अंतर कौन सा है, राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इनके सदस्य नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य ही निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर क्या होता है, लोकसभा वाले जो 545 सांसद मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ये अपने में से ही लोग को चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य ही होते हैं तथा इसे चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों और जो इनके राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या अंतर है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाएं अनुपालिक प्रतिनिधित्व के आधार पर करती हैं और लोकसभा के सदस्यों का जनता द्वारा सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा इसका जो चुनाव है वो किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई लोकसभा धन विधेयक जो राज्यसभा के पास प्रस्ताव के लिए भेजता है तो राज्यसभा को स्वीकार करना ही होता है 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर नहीं स्वीकार करता है तो उस विधेयक को पारित माना जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री ने कोई शक्तियां दे दी तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना अनिवार्य ही है। इसके लिए उसे दिन का समय मिलता है। कितने 14 दिन का समय मिलता है। विधेयक वापस नहीं किया जा सकता है, उसे पारित ही समझा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश से मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम एवं वास्तविक अधिकार प्राप्त है। जो धन विधेयक के क्षेत्र में लोकसभा को अंतिम और लास्ट अधिकार है वो इनको प्राप्त है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मंत्रिपरिषद है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी होगा। राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राज्य के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। यानी राज्यसभा के 2/3 सदस्य मिलकर राज्य की कोई भी विशेष अधिकार है उसकी घोषणा कर सकते हैं। उसके बीच लोकसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ये शक्ति लोकसभा को समर्पित नहीं है। लोकसभा को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा को सर्जन कर सकता है। कोई भी भारत के अंदर समाज में जो चीजें लाने योग्य हैं वो राज्यसभा ला सकता है। लोकसभा को अखिल भारतीय सेवाओं को जन का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। यह है दोस्तों हमारे भारत के संसद के बारे में। अब हम जानेंगे हमारे अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 है भारत में न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की क्या विशेषता है वो जानेंगे। भारत में न्यायपालिका भारत सरकार का तीसरा अंग है। पहला कौन सा है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, या पहला राज्यसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरा न्यायपालिका। वो एक शाखा है जो कानून की व्याख्या करती हैं। किसके द्वारा बनाए गए कानून, लोकसभा या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून। विवादों को निपटारा करती है और भारत में नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्यायिक प्रणाली भारत के संविधान की संरक्षक भी है। न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है और विवादों को निपटारा करना है। इसे लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। संविधान के संरक्षक के रूप में यह न्याय का ख्याल रखता है। भारत में न्यायपालिका के 3 प्रकार है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अपने जिला स्तर पर जो न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अध्याय 4 के बारे में। 4 है भारत में राज्यपाल, यानी राज्यपाल की क्या स्थिति है।
राज्य में राज्यपाल की स्थिति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष होती है, यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल की होती है। और राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी राज्य का कार्यकारी का प्रमुख होता है। ये शक्ति उसे संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है। कौन सी कार्यकारी शक्ति होती है? राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से ये है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। वे सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते हैं और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का आवंटन करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं न्यायपालिका की जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कैसे होते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। राज्यपाल को पदावधि 5 वर्ष की निर्धारित की जाती है, उससे बढ़ाया भी जा सकता है। अब जानेंगे हमारे 5वें अध्याय की तरफ। 5वां अध्याय है राज्य के मूलभूत अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। संदर्भ भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार 7 कौन कौन से हैं? उनमें से 1 हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। फर्स्ट है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और 6वां है संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया है। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जानते हैं दोस्तों आपके मूल नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब दोस्तों जानते हैं अपने इस पाठ का मुख्य कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या चीज? किसी भी अगर स्वतंत्र राष्ट्र है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये तत्व हैं जो संविधान के विकास के रूप में साथ ही विकसित हुए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या जाना? 5 पार्टों का सारांश जाना। क्या जाना दोस्तों? 5 पार्टों का सारांश जाना आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अगले 10 पार्ट बाकी है, 10 पार्ट की समरी। 10 पार्ट की समरी देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे ही 25 यानी 25 कमेंट पूरे होते हैं मैं इसका खंड 2 लेके आ जाऊंगा। उसके अंदर 5 पार्ट और समझा दूंगा और उसके बाद 3 वीडियो के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा 15 लेसन की समरी समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, यह है आपका खंड ब यानी पार्ट 2। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे 6 पार्ट से 10 पार्ट के बीच में समरी, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप आराम से कर पाओगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 देख लेना। आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप पेपर लीक वाला वीडियो तो बता ही रहे हो, फिर इस समरी की क्या जरूरत? तो दोस्तों पेपर लीक वाला वीडियो तो बता रहा हूं लेकिन उसके आंसर आप बोले सर आंसर भी तो बता रहे हो, क्वेश्चन आंसर दोनों बता रहा हूं लेकिन फिर भी खिचड़ी बता रहा हूं। मैं आपको खिचड़ी बनाने की विधि समझा रहा हूं लेकिन बनाकर थोड़ी बता रहा हूं। तो ये समरी बता रहा हूं, उससे आपको आंसर याद रह पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर दोनों बता दूंगा आपको याद कुछ नहीं रहेगा। आपको बता देता हूं 6 पार्ट से लेकर 10 पार्ट बीच की समरी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओ। शुरू करने से पहले बता देता हूं इस चैनल की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है जो मिल जाएगी। इसके पासवर्ड कैसे मिलेंगे इस वीडियो को अंत तक देखो, आपको पासवर्ड भी मिल जाएंगे। अध्याय 6 है आपका संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। कौन सा है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। संवैधानिक संशोधन क्या है? भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। अब जानते हैं इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। भारत की संसद क्या है? मुख्य राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? सदन बनता है। तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। क्या इस तरह के परिवर्तन है जो भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं? इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।
और विशिष्ट संसाधनों को राज्य के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात, या आप सिंपल भाषा में कहें कि सामाजिक मतलब संविधान संशोधन क्या है, तो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात यानी कानून या कोई भी प्रस्ताव पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने पर संविधान संशोधन हो सकता है। यानी राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते ही संविधान में संशोधन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। जिस सदन में वह प्रस्तुत हो रहा है उस सदन की उपस्थिति संख्या का साधारण बहुमत 2/3 होना चाहिए। वहां से विधेयक पारित होकर द्वितीय सदन में जाता है। इसी के साथ दोस्तों केशवानंद भारतीय निर्णय आपने सुना होगा, क्या चीज, केशवानंद वाला किस्सा सुना होगा। केशवानंद भारतीय निर्णय, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। क्या 68 दिन तक हुए थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को समाप्त हो गया था। क्या 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हो गया था। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 न्यायाधीशों ने 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों इस सिद्धांत ने कौन से, केशवदास वाले सिद्धांत ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर अंकुश लगाया और ये सुनिश्चित किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे जो अपने मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए बदलते समय के साथ प्रति उत्तरदायी हो। इसी के साथ दोस्तों आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। क्या अध्याय 7 है आपके बारे में, भारत में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा, यानी भारत के अंदर जो आर्थिक संसाधन थे उसका बंटवारा कैसे हुआ। वित्तीय संसाधनों को परिभाषित करना है सबसे पहले तो। अब वित्तीय संसाधनों को परिभाषित करते हैं। मूल रूप से वित्तीय संसाधन किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार के पास वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हैं। यानी व्यक्ति हो गया या कोई संगठन हो गया या सरकार अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उनके पास उपलब्ध मूर्त और अमूर्त की जो संपत्तियां होती हैं, गैर या अन्य गैर कानूनी जो संपत्तियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वित्तीय संसाधन। इन संसाधनों में नकदी, यानी इन संसाधनों के अंदर नकदी आ जाती है, मतलब रोकड़ कैश। संसाधनों में नकदी, बचत, निवेश, ऋण की लाइनें और कई अन्य साधन शामिल होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर फंड के रूप में बदला जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि आर्थिक संसाधन आखिर होते क्या है। आर्थिक संसाधन वे इनपुट है, इनपुट यानी देना, लेना नहीं, देना, जिनका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करते हैं। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्राप्त, यानी उत्पाद करने के लिए करते हैं। आर्थिक संसाधनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक संसाधनों को 4 श्रेणियों में, 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा, श्रम यानी मजदूरी, भूमि अपने खेत, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी जो संसाधन है जैसे खान खदान हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पूंजी और उद्यमशीलता यानी व्यापार आदि। श्रम का तात्पर्य मानव प्रयास और प्रतिभा से है। श्रम का तात्पर्य किसे, मानव प्रयास और प्रतिभा से है। प्राकृतिक संसाधन भूमि, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, जैसे भूमि यानी खेत हो गया, तेल हो गया और पानी जैसे संसाधन है जिस पर कर लगा के राज्य अपना वित्तीय रूप से सर्वसंपन्न होता है। अब बात करते हैं सरकारों के बीच यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या अंतर होता है वित्तीय संपत्ति से लेकर। सरकारों के बीच वितरित प्राथमिक वित्तीय संसाधन कर हैं। क्या है, सरकारों के बीच वितरित प्राथमिक वित्तीय संसाधन कर हैं। कुछ नाम लेने के लिए संघीय कर, जैसे कि जो केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते हैं तो संघ के द्वारा कर लगाए जाते हैं, वो किस किस पे लगाए जाते हैं, तंबाकू हो गया, फाइबर हो गया, कपड़े पर उत्पाद शुल्क जैसे कर संघ सरकार को आवंटित किए जाते हैं। यानी तंबाकू, फाइबर, कपड़े का उत्पादन जो जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह होता है वो सीधा सरकार को जाता है, केंद्र को जाता है। दूसरी ओर भूमि, आय, जो भूमि से आय होती है, उत्तराधिकारी और कृषि भूमि पर आय कर जैसे कर होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा वितरण न्याय संगत वितरण के माध्यम से किया जाता है। जो वितरण होता है वो न्याय तरीके से ही किया जाता है, न्याय संगत तरीके से राष्ट्र और केंद्र में विभाजित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर है। क्या राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है क्योंकि वे ही करों के रूप में संबंधित राज्य सरकार को लागत आवंटित करते हैं, केंद्र ही राज्य को फंड देता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे करों से केंद्र सरकार के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। यानी राज्य सरकार का जो कर है वो केंद्र सरकार जो कर लगाती है उससे अर्जित किया जा सकता है।
जिसमें कस्टम आधारित कर, संसाधन उपभोग पर कर और आयकर शामिल है। अब बात करते हैं आपके 8वें अध्याय की तरफ। 8वां अध्याय है भारत में राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर समझे तो राजनीतिक दल संपूर्ण तंत्र हैं जो उम्मीदवारों के एक समूह का चुनाव का समर्थन करता है, जिसमें मतदाता और स्वयंसेवक शामिल हैं जो किसी विशेष राजनीतिक दल की पहचान करते हैं। आधिकारिक पार्टी संगठन जो उस पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव का समर्थन करते हैं, और सरकार में विधायक जो पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी जो जिस पार्टी से संबंध रखेगा उसकी विचारधाराओं का अनुपालन करेगा, और जो पार्टी के नेता होती है उनकी विचारधारा होती है वो सेम होती है। अब बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग के दौरान, यानी भारत के चुनाव आयोग के दौरान 23 मार्च 2024 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अधिसूचियों के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं, 57 राज्य दल हैं और 2764 जो गैर मान्यता वाले प्राप्त दल हैं। अब जानते हैं मेन मुख्य जो राष्ट्रीय दल कौन कौन से राजनीतिक दल। वो पहला दल है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान केंद्र में कार्य कर रही है। दूसरी है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। तीसरी है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो चौथी है वो है सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पांचवी है वो है आईएनसी। कौन सी दोस्तों? आईएनसी, इसका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 6वां है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों ये हैं टोटल 6 प्रकार की जो नेशनल पार्टियां हैं। अब बात करते हैं 9वें अध्याय के बारे में। 9वां अध्याय है आपके भारत में क्षेत्रीय राजनीति दल। पहले हमने पढ़ा राजनीति दल, अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय राजनीति दल। इन क्षेत्रीय दल जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र राज्य विशेष पर हो, यानी एक सीमित क्षेत्र पर हो, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं। कौन कौन सा? जैसे कि दमोदर हो गया, तेदेपा हो गया, बीजक आदि। इसके बारे में थोड़ा और वर्णन से और डिटेल से जानते हैं। क्षेत्रीय दल जानने से पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका राजनीतिक आधार एक ही क्षेत्र में होता है, चाहे उसे उद्देश्य और मंच कुछ भी हो। जबकि क्षेत्रवादी दल, क्या राजनीतिक दल कौन सा होता है? जिसका जो उद्देश्य होता है वो एक ही मंच पर होता है, एक ही मतलब राष्ट्र के प्रति होता है, वो होता है राजनीतिक दल। लेकिन क्षेत्रवादी दल होते हैं वो क्या होते हैं? क्षेत्रीय दलों का एक उप समूह होता है जो विशेष रूप से अपने क्षेत्र में अधिक स्वायत्ता या स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाते हैं। अभी राजस्थान के अंदर हाल ही में घटना हुई, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूं। जैसे कि कांग्रेस और आरएलपी दोनों ने मिलकर मतलब गठबंधन बना के नागौर के अंदर शासन की वो सीटें वो जीत ली। मतलब ये जो उप क्षेत्रवादी होते हैं वो छोटे छोटे मिलकर अपनी जो होती है, मतलब छोटे छोटे मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और ये मतलब विपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के जो बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2023 के अनुसार देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 58 दलों को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अध्याय 10 की तरफ, जो लास्ट है इस पार्ट का अध्याय। उसके बाद पार्ट 3 वाला है, 3 आने वाला है। अगर आपने 20 कमेंट कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको तीसरा पार्ट है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर से हम 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय के बीच में इसी प्रकार सारांश जानने वाले हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र राजनीति का आधार स्तंभ है, यानी भारत में चुनाव लोकतंत्र या राजनीति का आधार स्तंभ है। आजादी के बाद भारत में चुनाव ने एक लंबा रास्ता तय किया है। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता यानी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे हम एमएलए को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं। एमएलए मिलकर सीएम को चुनते हैं यानी मुख्यमंत्री को चुनते हैं और सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोक विधायिका यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। हम व्यक्तियों को उनके अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए लोकतंत्र यानी लोग हम मतदान करते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय यानी चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिए भी व्यक्तियों का चुनाव होता है
वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और ये निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक स्थानों आदि में भी प्रयुक्त हो जा रहा है। यानी लोकतांत्रिक चुनाव अब विश्वविद्यालयों में भी होने लगे हैं, जो लोग चुनाव करते हैं, धार्मिक संस्थानों में भी करते हैं। आपको पता होता हम स्कूल में जो मॉनिटर होता था उसके लिए भी हम चुनाव करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला हमारा, जिसके बारे में जानेंगे भारतीय चुनाव में प्रमुख विशेषताएं। अब हम जानेंगे भारतीय चुनाव में प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है विस्तृत एवं विशालतम चुनाव। दूसरा है अशिक्षित निर्धन किंतु जागृत मतदाता, यानी अशिक्षित लोग हैं लेकिन फिर भी उनका मतदान देने की जो जागृत है, अंदर से उत्सुकता है, वो बहुकोणीय है। तीसरा है बहुकोणीय मुकाबला। चौथा है बहुकोणीय मतलब अलग अलग दल, अनेक दल सामने उभर कर आते हैं चुनाव के टाइम में, ये भी एक इनकी प्रमुख विशेषता है। बराए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर मतदान का आधार नहीं। पांचवा है अशुद्ध चुनाव अभियान। और जो छठवां विशेषता है वो निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। सातवां है अवसरवादी तथा सिद्धांत रहित गठबंधन की राजधानी। आठवां विशेषता है निर्वाचनों में काले धन और विदेशी धन का दुरुपयोग। और नौवां है चुनाव में बढ़ती अहिंसा। और 10वां है निर्वाचन आयोग के सम्मुख चुनौतियां। इस प्रकार दोस्तों आपका होता है वो खंड 2 भी कंप्लीट होता है। अब खंड 3 के अंदर हम जानने वाले हैं आपके 11 से लेके 15 तक सारांश। ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है 11 से 15 के बीच। तो इसके लिए जल्दी से 25 कमेंट कंप्लीट कर लो। और एक आपके लिए बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, इस पीडीएफ के जो पासवर्ड है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर आपको पेपर लीक वाला वीडियो देखना है तो 10 बजे से लाइव स्टार्ट होगा, उसको जरूर से अटेंड कर लेना क्योंकि वो एक अनलीगल वीडियो है, कभी भी डिलीट किया जा सकता है। मिलते हैं इसके खंड 3 के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हे गाइस, सबसे पहले फाइनली हमने पासवर्ड डाल दिया और अपना पीडीएफ है जो ओपन हो गया। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पार्ट 3 के बारे में, जो कल पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, या फ्यूचर में कभी भी जो आपका पेपर होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PS04 के बारे में बात करते हैं जो आपका कल पेपर होने वाला है। ऑलरेडी खंड हमने 1 और 2 के बारे में बात कर ली, जिसके अंदर से 1 से लेकर 10 अध्यायों के बीच हमने समरी जाना। अगर वो वीडियो 2 खंड नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद वो 2 खंड देख लेना। ये खंड तीसरा है, इसके अंदर हम जानेंगे अध्याय 11 से 15 के बीच में संक्षेप, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक अनुसंधान, जो आपके बुक्स का नाम है, और उसका 11वां अध्याय है भारतीय राजनीति के उभरते हुए मुद्दे, यानी जो भारत की राजनीति है उसके उभरते हुए मुद्दे कौन कौन से। देखो, फर्स्ट है आतंकवाद, दूसरा है नक्सलवाद, तीसरा है धार्मिक हिंसा और जाति संबंधित हिंसा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यानी जो भारत की राजनीति के सामने जो मुख्य मुद्दे कौन कौन से, एक तो आतंकवादी लोग हैं, एक नक्सलवादी होते हैं जो बार बार अपने सेना पे हमला करते देते हैं, राजनीति को ध्वस्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और एक धार्मिक हिंसा होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जाति संबंधित हिंसा तो महत्वपूर्ण मुद्दे है ही है जो भारतीय राष्ट्र के राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करता है। अब जानते हैं दोस्तों हमारे भारत के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर जो मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे अध्याय के अंदर दी गई हैं वो जानते हैं। जो मेन चीज़ होती हैं, जो हमारे मुद्दे उठते हैं, वो तो एक तो भाषा से रिलेटेड उठते हैं, जैसे तेलंगाना अलग राज्य हुआ था, भाषा की वजह से ही हुआ। दूसरा धर्म के ऊपर उठता है, और तीसरा जल विवाद के ऊपर है जो मुद्दे उठते जाते हैं, जैसे ताप्ती गंगा नदी होती है, उनके जिलों के मध्य और गंगा नदी के राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो मुद्दे उतरते जाते हैं। चौथा है नृत्य विद्यावाद और क्षेत्रवाद मुख्य है इसमें। ये है दोस्तों आपके फर्स्ट मतलब 11वें अध्याय का सारांश। अब बात करते हैं 12वें अध्याय के बारे में। 12वां अध्याय है आपके उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति। पूर्व उत्तर भारत में, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये है हमारा भारत का नक्शा। एक नॉर्मली ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, है अपना भारत का नक्शा बना के मुझे आराम से आप इसे समझ पाओगे। ये है अपने इंडिया का नक्शा, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ एक बार, तो आप सीरियस मत लेना। ये है भारत का नक्शा। अब हम बात करने वाले उत्तर पूर्वी, यानी जो अपना ऊपर का हिस्सा है, यानी जम्मू कश्मीर का, ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का है। और ये जो 7 राज्य हैं, कौन से 7 राज्य, जो 7 बहनें भी कहा जाता है, वो ये इसके मध्य की जो राजनीति है ना उसके बारे में जानने वाले हैं, यानी उत्तर और पूर्वी राजनीति क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, पूर्वोत्तर भारत से आज से हैं भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें कुल 8 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम आदि शामिल है। सिक्किम के अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर पूर्वी राजनीति। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तर पूर्वी राजनीति है जो क्या है। मुख्य रूप से
संविधान में प्रावधान किया गया है कि असम में संपूर्ण राज्य की मांग है, वो भी एक उत्तर पूर्व की राजनीति के अंदर है। एक तो हो गया नागालैंड, क्या चीज़, नागालैंड है, जो भी एक भारत के राजनीति का मुख्य विषय है। एक मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये क्या है, उत्तर पूर्वी राजनीति के मुख्य विषय। त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रमुख उग्रवादी समूह यानी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है वह, और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो भी एक प्रकार के हमारे उत्तर पूर्वी के राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं 13वां अध्याय है आपका जमीनी प्रजातंत्र। क्या चीज, जमीनी प्रजातंत्र। अब जानेंगे जमीनी प्रजातंत्र और पंचायती राज, ये है आपका 13वां अध्याय। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और विकास प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज किसे कहते हैं, तो भारत में ग्रामीण स्थानीय जो स्वशासन और विकास की प्रणाली है उसे क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। इसकी शुरुआत विकेंद्रीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कब की गई थी, 1992 ईस्वी के अंदर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रतिपादित किया गया था। पारंपरिक प्रतिनिधि, क्या चीज, पारंपरिक जो पुराने तरीके से वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत यानी सामने जमीनी स्तर तथा जमीनी स्तर का लोकतंत्र नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का विस्तार करता है। क्या, पारंपरिक जो पुराने प्रकार के प्रतिनिधि का लोकतंत्र था वो जमीनी स्तर को लोकतंत्र नागरिकों का मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का विस्तार करता है और स्थानीय स्तर पर नागरिकों को अधिक जवाबदेह बनाता है। साथ ही यह सामाजिक विकास के लिए कुछ संभावित लाभ उत्पन्न करता है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों और पूरे समाज में दोनों के लिए ही यह तत्पर रहता है। अब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में थोड़ा और डिटेल से। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों को स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, यानी शहरों और नगर पालिकाओं से अलग ग्रामीण गांव के अंदर की जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है उसे क्या कहते हैं, अपन पंचायती राज कहते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल होती हैं जिनके माध्यम से गाँवों का स्वशासन का एहसास होता है। अब बात करेंगे आपका 14वां सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रजातंत्र के 6 दशक क्या कौन कैसे गुजरे। क्या प्रजातंत्र के 6 दशक क्या है? प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ संप्रभु शक्ति के प्रयोग में जनता की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। यानी अपने राजस्थान का, अपने भारत का जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है, प्रजातंत्र है। जो संप्रभु शक्ति के प्रयोग होते हैं वो सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में, जनता के हाथ में। प्रजातंत्र में चर्चा एवं विचार विमर्श का प्रथम स्थान है वो क्या है, ये स्वतंत्रता का संस्थाकरण है। क्या दोस्तों, अब हम जानते हैं इसको थोड़ा और डिटेल से। क्या इस पार्ट के अंदर प्रजातंत्र के 6 दशक के अंदर मुख्य क्या क्या है, तो मुख्य है दोस्तों समाज में लोकतंत्र और राज्य में लोकतंत्र, जो हमको पता ही है। मूल मान्यताएं जो अपने राजस्थान को और इंडिया को दे रखी हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र क्या है ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। भारतीय प्रजातंत्र के 6 दशक जो दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर 10th जो मैंने आपको लेसन पढ़ाए थे उसके अंदर नॉर्मली बता दिए, कोई खास नहीं है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के कारण जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। भारत में प्रजातंत्र की असफलता, यानी जो लोकतंत्र वाले सफलता है और असफलता है वही सेम प्रजातंत्र है, लोकतंत्र ही प्रजातंत्र है। इसको थोड़ा और डिटेल से समझाना चाहता हूँ आपको। यानी लोकतंत्र का वर्गीकरण क्या है, लोकतंत्र है मेन, इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष है और एक प्रतिनिधित्व है। उससे एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षीय। संसदीय के अंदर क्या होता है, एकात्मक होता है और एक संघात्मक होता है, और अध्यक्ष के अंदर क्या होता है, एकात्मक और संघात्मक। ये इस प्रकार की सारणी से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 15वां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है वो है राजस्थान में प्रजातांत्रिक राजनीति। अब पहले तो भारत के अंदर पढ़ी थी, अब राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले तो मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ही उठा लिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे पूरा आराम से जरूर से पढ़ लेना। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के लगभग 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान राजस्थान में जातीयता का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा का जो 10 साल का कार्यकाल था उसके दौरान जाति का भेदभाव राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा। राजस्थान में जातिवाद सामंतवादी के समय में था। चुनाव में दलों ने उसके आधार बनाकर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। दलीय राजनीति को भी उसने हमेशा प्रभावित किया है, किंतु समाज में जातीय भेदभाव तथा राजनीतिक घृणा व्याप्त नहीं थी। छूत अछूत का भेदभाव तो कम हो गया, किंतु दलित का शोषण और सामाजिक भेदभाव, प्रताड़ित एवं अपमानित करने की छुटपुट घटनाएं होती रहती है। यानी जो छुआछूत का भेदभाव था वो तो कम हुआ, लेकिन जो दलितों के ऊपर शोषण और जो सामाजिक भेदभाव था वो तो वैसा का वैसा रहा।
1972 के चुनाव के बाद उच्च या स्वर्ण जातियों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ने लगा। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जाटों को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के बाद उसकी राज्य में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों जाटों के जो जाटों को सम्मिलित किया गया था, क्या जो जाटों को सम्मिलित किए जाने की मांग थी वो उससे भी अधिक दर्दनाक क्या था तथा अनुशासनहीनता का उदाहरण नहीं मिल सकता, जब विधानसभा पटल एवं जनसभाओं में दलीय अनुशासन तोड़कर जाति के एक मंच पर खड़े होकर आरक्षण की मांग की जाने लगी। उसके बाद ब्राह्मण, गुर्जर, माली, सैन, धोबी, कुमावत आदि अन्य जातियों ने अनेक बार राज्य व्यापी सम्मेलन कर आरक्षण का विभिन्न श्रेणियों में ले जाने की मांग की। यानी जो अपने ब्राह्मण हो गए, गुर्जर हो गए, वो भी कहा कि हमें भी कुछ आरक्षण दिया जाए। यह क्रम अबाध गति से चलता रहा। राजनीतिक दलों में उच्च पदों पर इसी आधार पर नियुक्तियां की जा रही थी। यह अनुमान तथा आकलन किया जा रहा था कि 2003 की पृष्ठभूमि में जातीय आधार पर अगले चुनाव में भी वोट डाले जाएंगे और उसकी गणना के अनुसार उन्हें संगठित किया जाएगा। एक नारा प्रचलित किया जा रहा था कि जाति की बेटी और वोट जाति के ही वर और उम्मीदवार को, यानी जो जाति की बेटी और वोट जाति के ही वर्ग के उम्मीदवार को, इससे अधिक अशोभनीय बात कोई नहीं हो सकती है। यानी जो अपनी बेटी दी थी उसी को ही वोट देना है। अब बात करते हैं राजस्थान निर्माण के 60वें वर्ष में राज्य में स्थापित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर कई निराशाजनक पहलू सामने आए। धीरे धीरे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया और केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव बहुत कम बढ़ गया। राज्य की 26% आबादी थी जो मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने और विधानसभा में 28% स्थान उनके लिए आरक्षित होने के बाद भी सर्वोच्च सत्ता में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। केवल कतिपय लोगों को राजकीय सेवा प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिल गया है, उनके लिए भी शिक्षा मंदिरों के दरवाजे अवश्य खुल गए हैं और मेरिट के आधार पर प्रवेश के स्थान पर रियासतें प्रदान कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ी वर्ग जातियों में घोषित जातियों की जीवन यापन की अन्य सुविधा भी दी जाने लगी है। काली बादली में जो अपनी काली बादली है, काली बादल में चांद सी चमकती एक रेखा अवश्य दिखाई देती है कि अब विधानसभा के पिछले 12 चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत प्राय दोगुने पहुंच गया है। 1952 में 37% मतदान ही हुआ था, जो बढ़कर 2003 में लगभग 68% पहुंच गए। महिलाओं का प्रतिशत लगभग 58 है। नगर पालिकाओं तथा पंचायतों राज व्यवस्थाओं के लिए प्राय 90% तक मतदान हो जाता है। जनता में मतदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जबकि शिक्षित वर्ग तथा उच्च जातियों के अधिकांश मतदाताओं में वह रुचि अभी तक दिखाई नहीं दी है। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना हमारे राजस्थान के अंदर प्रजातंत्र को। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। एक चीज़ आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये 1 से लेके 15 पार्ट तक समरी पूरी आप देखें, 3 के 3 के वीडियो देखें, 3 के 3 पूरे, मुश्किल से तीनों वीडियो मिला के 30 मिनट के होंगे नहीं, लेकिन कल के एग्जाम के अंदर आप सवाल कर रहे होंगे जो आपके बाजू वाला आपके सामने देख रहा होगा। 3 वीडियो ये और एक मैंने पेपर लीक का मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर डाला है, उसको जरूर से देख के देना। ये अगर आपने 2 देख लिए तो आपका बेड़ा पार है। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।